नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि तत्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ तत्व बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं और कुछ तत्व जो हैं वो निष्क्रिय होते हैं। और इनकी क्रियाशीलता या इनके गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं। तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर निर्भर करते हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया तो हमने पाया कि तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग थी। कुछ तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 थी, 2 थी। इसी तरह देखते हुए हमने पाया कि कुछ तत्वों में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 तक थी। जिन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 थी वो सभी तत्व क्रियाशील नहीं थे, निष्क्रिय थे, दूसरे तत्वों के साथ क्रिया नहीं कर रहे थे। जबकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की चेष्टा कर रहे थे, अर्थात वो क्रियाशील थे। ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार पूरे करें, इसके लिए हमने देखा कि उन्होंने कुछ रास्ते अपनाए, कुछ विधियां उन्होंने अपनाई। जैसे एक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके उन्होंने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, जिसको हमने विद्युत संयोजी बंध के नाम से जाना। दूसरा प्रकार हमने देखा था कि ये सहसंयोजी बंध होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। आज बच्चों हम सहसंयोजी बंध को विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए मेरे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी मैडम और मैं समीना सुल्तान। देखो बच्चों, जैसा हमने पिछली कक्षा में देखा था कि कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के प्रयास में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किस प्रकार करता है और वह कैसे वैद्युत संयोजक बंध बना लेता है, इसको हमने उदाहरण से भी समझा था, जिसमें सोडियम क्लोराइड का एक अच्छा उदाहरण लिया था। हमने ये देखा था कि सोडियम कैसे एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोराइड उसको क्लोरीन ग्रहण करके क्लोराइड में बदल जाता है, और दोनों के बीच में जब धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो कैसे NaCl का यौगिक बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस बंध की जिसमें परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेंगे बल्कि साझेदारी करेंगे। अब ये साझेदारी कैसे करते हैं और जब साझेदारी करते हैं तो बनने वाला बंध क्या कहलाता है? वह बंध होता है सहसंयोजक बंध। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन या हो सकता है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी करे तो बनने वाला बंध कहलाता है सहसंयोजक बंध। और इन सहसंयोजक बंध के बनने में जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई बंध बनेगा तो हमेशा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाते हैं तो उसमें अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कि सहसंयोजी बंध में कौन कौन सी बातें विशेष रूप से मौजूद होती हैं और उन पॉइंट्स को आप नोट भी करिए ताकि इन बिंदुओं के आधार पर आप सहसंयोजक बंध को आसानी से समझ सकें। यह दो परमाणु के बीच में आबंधन है, उनके बीच समान रूप से इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन या साझेदारी से बनता है। जब दो परमाणुओं के बीच में साझेदारी होगी तब सहसंयोजक बंध बनेगा। दूसरा बिंदु देखिए, सदैव बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बच्चों बंध बनाने में भाग लेंगे। यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक वैसे तो 17 होता है, और यदि हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो उसकी अंतिम कक्षा में केवल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और वो जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उतने ही बंध बनते हैं। ये भी हमेशा याद रखिए कि जितने इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे को शेयर करेंगे, सहभागिता करेंगे, उतने ही बंध बनेंगे। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, दोनों तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, यानी एक ए तत्व का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा बी तत्व यदि है
वो भी एक इलेक्ट्रॉन अपना साझे में दे रहा है, तो A और B तत्व के बीच में बनने वाला जो बंध है वो एकल बंध होगा, एक बंध उनके बीच में बनेगा। और किसी बंध बनने के लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं। अब जब सहसंयोजक बंध बन जाता है तो उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे हम एक छोटी रेखा के द्वारा, ये देखिए, दो परमाणु के बीच में एक रेखा खींचकर प्रदर्शित करते हैं। यानी एक शॉर्ट लाइन दो परमाणु के बीच में यह दर्शाती है कि उन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बना है। और सामान्यतः अधातुओं के बीच में बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध होता है। इस प्रकार हमने कुछ बातें जो सहसंयोजक बंध बनने के लिए आवश्यक है उनको जाना, और इसमें किस प्रकार से बंध बनते हैं उनको जाना। अब हम ये चाहेंगे कि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उन्हें भी हम समझें इस चार्ट के माध्यम से। देखिए, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अलग अलग होगी तो बंध भी अलग अलग प्रकार के बनेंगे। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एकल बंध, जिसे हम अंग्रेजी में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द्विबंध, या जिसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम दो रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। और त्रिबंध या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम तीन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, इसको एक ऐसे ही आप भी अपनी कक्षा में या अपने जो नोटबुक है, आपके जो नोट्स बनाते हैं, उसमें इस तरह का चार्ट बनाकर जब आप लिखेंगे तो आपको अध्ययन में ज़्यादा सुविधा महसूस होगी और आसान भी होगा याद करना परीक्षा की दृष्टि से। ये देखिए, एकल बंध। एकल बंध कौन कौन से अणुओं में बनते हैं, इसके कुछ उदाहरण जो आपकी किताब से अलग हटकर हैं, जिसमें इतने सारे उदाहरण आपको नहीं दिए गए हैं, हमने यहाँ उन्हें बताने का प्रयास किया है इस चार्ट के माध्यम से। जिसमें देखिए, हाइड्रोजन, जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर रहा है, इनके बीच में एकल बंध है। क्लोरीन का अणु बन रहा है, उसमें भी HCl। अब यहाँ आपको अंतर महसूस हो रहा है। हमने जो ऊपर के दो उदाहरण लिए हैं उसमें एक ही तत्व के दो परमाणु मौजूद थे, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा, क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा। लेकिन जब हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ेगा तब भी बनने वाला बंध कौन सा है? सहसंयोजक बंध है। इसी प्रकार से आप और अन्य उदाहरण देख सकते हैं। जिसकी हम बात करें मीथेन की, CH4। ये देखिए, CH4 कार्बन बीच में मौजूद है। आसपास चार हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं जो संक्षिप्त छोटी रेखाओं से जुड़े हुए हैं। ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनके बीच में सहसंयोजक बंध बना है और वह भी एकल बंध है। इसी प्रकार का बिल्कुल समान उदाहरण आप किसके साथ देख सकते हैं? CCl4 के साथ। CCl4, C मतलब कार्बन, Cl मतलब क्लोराइड हैं, और कितने हैं? टेट्रा। टेट्रा मतलब चार। ये रसायन विज्ञान की भाषा है। जब हम किसी परमाणु को एक गिनते हैं तो हम उसे लिखते हैं मोनो, जब दो लिखते हैं तो डाई, जब तीन लिखते हैं बच्चों तो हम ट्राई शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जब चार होते हैं तो हम टेट्रा। इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम या यौगिक का नाम हमने यहाँ क्या लिखा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे। H2O, NH3, अमोनिया जिसे हम पढ़ते हैं। ये एक उदाहरण आपको बताएं। अब द्विबंध के भी कुछ उदाहरण हम देख लें। ऑक्सीजन का अणु देखिए, एक ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे परमाणु से द्विबंध से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई, जहां मैंने शब्द अभी बताया आपको, डाई शब्द कहाँ इस्तेमाल होगा बच्चों? जहां हम दो परमाणु की बात करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु मौजूद है, इसलिए हमने उसे क्या पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। या यहाँ पर C2H4 या एथिलीन जिसे हम कह रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से बनने वाले बंध में देखिए, त्रिबंध। नाइट्रोजन का जब अणु बनता है, एक परमाणु नाइट्रोजन का दूसरे परमाणु से जुड़ रहा है तीन सहसंयोजक बंध के द्वारा। इसी प्रकार का अन्य उदाहरण जिसे हम जानते हैं एसिटिलीन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच में आपको 1 2 3 बंध या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया। यहाँ पर मैडम एथिलीन और एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं,
लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बंध बना रहा है तो वो एकल बंध है, यानी दो प्रकार के बंध उसमें मौजूद हुए, एकल बंध और त्रिबंध। कार्बन कार्बन के बीच में एथिलीन में द्विबंध है और एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध मौजूद है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों स्थितियों में एकल बंध पाया जा रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में एकल बंध भी बना रहा है और आपस में द्विबंध, त्रिबंध या एकल बंध भी बना सकता है। हमने देखे कि सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के हैं, एक बंध यानी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ये इस बात पे निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं दोनों तत्व मिलकर, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं या 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। बच्चों, अभी हमने सिर्फ उदाहरण देखे, आइए इनको इलेक्ट्रॉन की संरचना के आधार पर समझने का प्रयास करें कि कैसे इसमें सहसंयोजक बंध बना। हम सब इतने दिनों के अध्याय के दौरान या अध्ययन के दौरान ये समझ चुके हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, ठीक है। उसके अनुसार यदि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो आता है 2, 8 और 7। हमने यहाँ पर जो ब्लैक कलर या काला कलर है उसमें तत्वों के संकेतों को दर्शाया है, जो लाल कलर है उससे हमने उसमें अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शाया है। अब आप यहाँ देखिए, क्लोरीन के 2 परमाणु अलग अलग लिए हैं, पहला परमाणु और दूसरा परमाणु, दोनों की अंतिम कक्षा में हमने उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 7-7 दर्शाया है। देखिए 2, 4, 6 और 1 के 7, इसी प्रकार से इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब मिलते हैं, क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और वह इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कैसे पूर्ण करता है, दूसरे क्लोरीन परमाणु से सहभागिता करके। ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे सहभागी करेगा और दूसरा इससे करेगा। इस प्रकार दोनों की अंतिम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इस प्रकार दोनों के बीच में एकल सहसंयोजक बंध बनेगा, जिसने हमने एक छोटी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया है। यदि आप इसको और स्पष्ट करना चाहते हैं तो चलिए इस परमाणु संरचना को देख लें, जिसमें मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, क्लोरीन का अंतिम कोश बनाया है। आपको ये स्पष्ट हो जाएगा इससे कि अंतिम कोश है और अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको लाल कलर से इंगित किया गया है। देखिए 7 पूरे आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं और दूसरे परमाणु में भी 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब जब इनके बीच में सहभागिता हुई और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किया शेयर, तो इसकी अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसकी अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार क्लोरीन का अणु कैसे बना, ऐसे ही अन्य उदाहरण आप और हम प्रयास कर सकते हैं, और आप अपनी नोटबुक में इस तरह के उदाहरणों को इन्हीं रेखा चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना, जिसकी साझेदारी हुई, ये दोनों तत्वों के मध्य में स्थित है और दोनों तत्व जो हैं इस पर बराबरी से अपना हक ले सकते हैं, दोनों उसका उपयोग कर सकते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दोनों उसका उपयोग करते हैं। अब हम इसके और अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। अब हम जब अष्टक नियम की बात करते हैं तो आवश्यक नहीं कि 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हो, तो क्या हाइड्रोजन अष्टक नियम पूर्ण करेगा? नहीं। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ही उसकी पहले कोश में विद्यमान है, और पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बच्चों हम जानते हैं कितने आ सकते हैं, 2। और जब 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कोश की हो सकते हैं तो वह अष्टक नियम पूर्ण करने के स्थान पर अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की चेष्टा करेगा। और इस प्रकार यहाँ हमने दर्शाया हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है, और ये दोनों जब सहभागिता करते हैं तो दोनों की अंतिम कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन का अणु बनता है। हम अगला उदाहरण जो लेने जा रहे हैं उसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा है क्लोरीन परमाणु। अब यहाँ पर क्लोरीन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। यहाँ अलग अलग जब तत्व हैं तो इनके बीच में जो सहभागिता हो रही है उसमें भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों की
साझेदारी हो रही है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और क्लोरीन के अंतिम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार बनने वाला जो अणु है वो होगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसी तरह से आप और प्रयास करेंगे तो आप CH4 के बनने को भी समझा सकेंगे या जल के अणु को भी समझा सकेंगे। CH4 कार्बन का परमाणु क्रमांक अभी तक शायद याद हो चुका होगा, नहीं याद हुआ हो तो आज ही अपनी नोटबुक में 10 बार लिखकर देखिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इस प्रकार से उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 है और इसे 4 की और आवश्यकता है। तो ये जब 4 की और आवश्यकता है तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। मैंने यहाँ 4 इसीलिए लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे कि CH4 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से कार्बन से सहभागिता कर रहे हैं। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में बराबरी से 2-2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अर्थात इनका अंतिम कोश पूर्ण है। और कार्बन के अंतिम कोश में इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए और ये बना CH4 अणु। हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी इलेक्ट्रॉन की संरचना के आधार पर स्पष्ट समझाएं कि कैसे उसमें सहसंयोजक बंध बनता है। आपके लिए एक प्रश्न है बच्चों, अंत में प्रश्न देने के स्थान पर हम प्रयास कर रहे हैं कि आप इसी के साथ नोट कर लें कि CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं अमोनिया अणु में किस प्रकार एकल सहसंयोजक बंध बनता है। और ये इसी के साथ इसी प्रकार से करके देखिए। जब आपको परमाणु क्रमांक मालूम है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक मालूम है, कार्बन का मालूम है, अमोनिया में नाइट्रोजन का मालूम है, हाइड्रोजन का मालूम है, तो आप निश्चित रूप से इसे बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। हम बात करते हैं अब द्विबंध की। इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार एकल सहसंयोजी बंध बनते हैं। जब एकल सहसंयोजी बंध बने और दोनों परमाणु जो कि सहसंयोजी बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता अर्थात उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एक समान है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दोनों तत्वों के बीच में स्थित रहेगा। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर दोनों तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अलग अलग है, जैसा हमने HCl के उदाहरण में देखा कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ स्थापित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में सहसंयोजी बंध में कुछ आंशिक ध्रुवीय गुण आ जाता है। ये आंशिक ध्रुवीय गुण होने के कारण इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और क्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब सहसंयोजक बंध बनता है तब भी ध्रुवीय गुण आ सकता है और उसकी वजह होती है वही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। जो ज़्यादा ताकतवर है निश्चित रूप से वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है इसलिए उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा जबकि दूसरे ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। हम उसको विस्तार से अध्ययन आगे की कक्षाओं में करेंगे। अभी हम ये जानने का प्रयास करें कि द्विबंध कैसे बनेगा। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी उतने बंध बनेंगे। हम ऑक्सीजन परमाणु का उदाहरण लें। ऑक्सीजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जबकि उसका परमाणु क्रमांक है 8, उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। दूसरा परमाणु उसमें भी 6 आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन और आवश्यक हैं, दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु का अंतिम कोश 8 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होता है और बनने वाले 2 बंधों को हम डबल बॉन्ड से इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी दर्शा सकते हैं। कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, ऑक्सीजन को 2 और चाहिए। तो किस प्रकार से वह दर्शाएगा ये देखिए, यहाँ पर यह बंध बना है। एक कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, दूसरा कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसी प्रकार का और उदाहरण द्विबंध को समझाते हुए आप लिखिए C2H4
एथिलीन अणु में सहसंयोजक बंध का बनना समझाइए। यह आपके लिए गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें और द्विबंध, त्रिबंध और एकल बंध को बहुत अच्छे से समझ सके बच्चों, ताकि रसायन की आगे के अध्यायों में जो कठिनाई आप महसूस करेंगे उससे कभी भी परेशान न हो और अध्याय को ज़्यादा आसान तरीके से समझ सके। जब आप सहसंयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध, तत्व, परमाणु, अणु इनको नहीं समझ पाए तो आगे रसायन की और कठिन अध्यायों को समझना मुश्किल होगा। हम चाहते हैं कि नवीं कक्षा से ही आप इन अध्यायों को बहुत अच्छे से समझें। अब आपने यहाँ द्विबंध कैसे बना है इसे समझा। हम एक उदाहरण और लेते हैं त्रिबंध का कि त्रिबंध कैसे बनता है। अब इस पर से आप अंदाज लगा चुके होंगे कि जितने उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में शेयर करते हैं, भाग लेते हैं, उस तरह से बंध बनते हैं। देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पहली कक्षा में, 5 अंतिम कक्षा में। ये दूसरा परमाणु है। ये दोनों परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन की सहभागिता कर रहे हैं। 3 इसने लिए तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने हो गए बच्चों? 8, और इसकी अंतिम कक्षा में भी 8। इस प्रकार से त्रिबंध बना, उसको हम 3 छोटी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन के अणु का बनना दर्शाता है। आपको इसी के समान C2H2 यानी एसिटिलीन अणु में किस प्रकार त्रिबंध बनता है वह समझाना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते जाइए। एकल बंध को हमने बताया आपको कि CCl4 में बनना बताइए। हमने आपको दूसरा उदाहरण दिया कि CH4, इसके अलावा C2H2 में कैसे बंध बनता है या C2H4 में कैसे बनता है। द्विबंध, त्रिबंध और एकल बंध, इनके एक एक उदाहरण आपको स्पष्ट करने हैं। बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि नाइट्रोजन के अणु में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और अष्टक नियम के अनुसार उन्हें अपनी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करना चाह रहे हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं और इस नाइट्रोजन अणु के अंदर दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिबंध स्थापित हो रहा है। दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि सहसंयोजक बंध किस प्रकार बनते हैं। जरूरी नहीं कि एक यौगिक में एक ही प्रकार का बंध मौजूद हो। आपके मन में विचार उठ सकता है कि क्या एक यौगिक में एक ही प्रकार का बंध होता है सदैव, या तो वह आयनिक बंध से जुड़ा रहेगा या सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ऐसे कई उदाहरण हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं जिसके द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही यौगिक में एक से अधिक प्रकार के बंध भी उपस्थित हो सकते हैं। एक साधारण सरल उदाहरण देखिए NaOH का। Na के ऊपर धनावेशित और OH के ऊपर ऋणावेश है। इन दोनों के बीच में जो Na प्लस और OH नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में तो आयनिक बंध है ये, और O और H इन 2 परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध है। ऐसे ही अन्य उदाहरण को आप देखिए HCN, H के ऊपर धनावेश और Cn मूलक के ऊपर ऋणावेश है। इन दोनों के बीच में तो आयनिक बंध है, लेकिन C और N के बीच में त्रिबंध सहसंयोजक उपस्थित है, सहसंयोजक बंध। यानी इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही यौगिक में एक से अधिक प्रकार के बंध भी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी यौगिक में या किसी अणु में केवल सहसंयोजक बंध ही हो या केवल विद्युत संयोजी बंध ही हो। दोनों प्रकार के बंध भी किसी अणु में उपस्थित हो सकते हैं, जैसा भी आपने उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखा या हाइड्रोजन साइनाइड का भी देखा। अब आपको मैडम विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिकों के गुणों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। कुछ गुण सहसंयोजी यौगिकों के आपको शोभा मैडम विस्तार से बताएंगी।
बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में वैद्य संयोजी यौगिकों के गुणों को देखा और विशेष रूप से नमक के क्रिस्टल देखे थे, नमक के चूरे को पानी में घोलकर देखा था और उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालकर ये भी समझाया था कि कैसे वो आयन्स के रूप में प्रदर्शित हो सकता है, कैसे वह विद्युत का सुचालक होता है। अब हम ये जानें कि सहसंयोजक गुण भी क्या ऐसे ही गुण होते हैं? नहीं, जब उनमें बंध अलग प्रकार का मौजूद है और निश्चित रूप से उनमें दुर्बल बंध मौजूद है तो उनके गुणों में भी अंतर होगा। और ये गुण कैसे होते हैं? हमने बात की थी वैद्युत संयोजक यौगिकों की, जिसमें हमने कहा था कि वो ठोस होते हैं। सामान्यतः हम सामान्यतः जनरल बात करते हैं, कोई विशेष परिस्थिति में या कुछ अपवाद तो हर एक चीज़ में मौजूद होते हैं बच्चों। तो सहसंयोजक यौगिक जो हम बात कर रहे हैं वो सामान्यतः या तो गैसीय अवस्था में होते हैं या द्रव अवस्था में, और उसकी वजह बच्चों जानते हैं, उनके बीच में दुर्बल बंध मौजूद होता अणुओं के बीच में, और इसीलिए वो ठोस अवस्था में बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सहसंयोजक यौगिक कभी ठोस होते नहीं हैं, हो भी सकते हैं। और कुछ आप स्वयं देखते हैं आपके दैनिक जीवन में, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया आपने सुना होगा, ये सब सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी बच्चों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और उदाहरण आयोडीन है, नफ्थलीन है, तो ये कुछ पदार्थ हैं जो कि सहसंयोजक बंध रखते हुए भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ये द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण नोट करें कि द्रव अवस्था में कौन कौन से पदार्थ हैं। देखिए, अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है जिसे हम प्रदर्शित करें CS2 से, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो आज हम आपको दिखाने के लिए भी यहाँ लाए हैं बच्चों। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप स्वयं देख रहे हैं कि यह द्रव रूप में मौजूद है। गैस में भी कई यौगिक होते हैं, जैसे मीथेन है, एथेन है, एसिटिलीन है, एथिलीन है, क्लोरीन है, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। हमने सहसंयोजक यौगिकों की सभी गैसें वायुमंडल में भी पाई जाती हैं जो कि गैसीय अवस्था में है और उनमें सहसंयोजकीय बंध उपस्थित है। दूसरा गुण हम बच्चों जानेंगे कि सामान्यतः पानी में अघुलनशील होते हैं। हम सामान्यतः बात कर रहे हैं, बार बार हम इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहे हैं कि कहीं आप कुछ ऐसे यौगिक पर्टिकुलर विशेष रूप से लेकर अपने अध्ययन के अनुसार उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं और सोचने लगे कि हमें तो ये बताया गया। इसलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं कि सामान्यतः जनरली ऐसा होता है कि वे पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। अब कार्बनिक विलायक में जैसे ईथर है, अल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, अमीन की बात कर रहे हैं। और अकार्बनिक में जनरली आपने ध्रुवीय विलायक, हमने जल की बात की थी। इसके अपवाद जरूर मैंने यहाँ पर आपको और स्पष्ट करने के लिए लिखे हुए। देखिए, अपवाद में जैसे हैं ग्लूकोज है, यूरिया है, शक्कर, ये सब पानी में घुल जाते हैं, और जब घुल जाते हैं तो हम इनको याद रखने के स्थान पर किन्हें याद रखेंगे कि सामान्यतः क्या हो रहा है, उसे याद रखिए। तीसरा पॉइंट है कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। बच्चों, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसमें बंध कमज़ोर है, उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और जब बंध कम है उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए ताप भी कम लगेगा, और इसीलिए सहसंयोजक यौगिकों के जो गलनांक है और क्वथनांक है वो कम होते हैं। जैसे नेफ्थलीन का एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट या जिसे हम कहते हैं गलनांक, 80 डिग्री सेल्सियस के करीब है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसे अभी हमने दर्शाया आपको, CCl4, उसका बॉइलिंग पॉइंट BP यानी क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस से इतना कम है। और कहाँ हमने कल सोडियम क्लोराइड की बात की थी जो 800 के करीब गया था। तो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः बच्चों कम होते हैं। कुछ इसके अपवाद आप जानते हैं, हीरा और ग्रेफाइट है, और इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। तो ये ऐसे उदाहरण हम साथ साथ देते जा रहे हैं आपको। अब बच्चों, हमने सहसंयोजी यौगिकों के कुछ गुणों का अध्ययन किया, जिसमें हमने ये देखा कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम है। नेफ्थलीन की बॉल्स, गर्म कपड़ों में आप फिनाइल की गोलियां जिन्हें कहते हैं, वो अक्सर हम रखते हैं,
उनको सुरक्षित रखने के लिए कीड़ों से, वो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाती हैं, अपने आप जो है वो धीरे धीरे वाष्पित होती जाती हैं और उनका आकार छोटा होता जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके क्वथनांक निम्न होते हैं। इसी तरह हमने पाया कि विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों में कुछ अंतर अभी आपको मैडम दिखाने जा रही हैं। ये हमने नमक लिया था बच्चों। नमक जो है वो है वैद्युत संयोजक यौगिक। इसको हमने देखा कि जल में पूरी तरह से घुलनशील है। हम वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिकों में एक अंतर स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर किसके माध्यम से, सिल्वर नाइट्रेट के माध्यम से। ये हमने लिया नमक का विलयन और अब हम इसमें डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। आपने देखा बच्चों सिल्वर नाइट्रेट जिसका सूत्र है AgNO3, उसको यदि हमने इसमें डाला तो सफेद अवक्षेप आपको प्राप्त हुए और वो हुए सिल्वर क्लोराइड के। अब ये दर्शाता है बच्चों कि इसमें आयंस मौजूद हैं। यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लें और कार्बन टेट्राक्लोराइड में यदि ये देखिए चित्र में भी हमने दर्शाया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम यदि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे तो वहां पर कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे अभी आपने देखा था कि हमने नमक का विलयन लिया था, अब हमने ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन लिया है या कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है जो कि तरल रूप में है या द्रव रूप में है। इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला। देखिए बच्चों जैसे वो पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था वैसा ही अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कोई क्रिया नहीं हुई। और कोई क्रिया नहीं हुई ये दर्शाता है कि इसमें आयंस का अभाव है। तो जो हम चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शा रहे हैं कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड या कोई भी द्रव आपने लिया है जो कि सहसंयोजक बंध रखता है, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला तो वहाँ पर कोई क्रिया नहीं हुई। एक और जो महत्वपूर्ण गुण है वह है कि सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी पदार्थ जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक शब्द आप और हम सब परिचित हैं। चालक मतलब जिसमें से हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। कुचालक जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, वे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती? इसका वजह है कि उसमें आयंस मौजूद नहीं होते हैं। एक उदाहरण देखिए, चित्र में देखिए स्पष्ट। ये हमने लिया है नमक का विलयन। बच्चों नमक का विलयन ऐसे कलर का नहीं होता है, लेकिन हमने आपको अंतर दर्शाने के लिए यहाँ पर इसे विशेष रंग दिया है। इस बात को आप जरूर नोट करें। अब नमक के विलयन को हमने यहाँ लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं जो कि कार्बन के हैं और दूसरा इसका वायर से कनेक्शन करके एक और हमने बैटरी ली है। बैटरी का स्विच और फिर दूसरा सिरा बल्ब से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यानी परिपथ पूर्ण करने का इस बैटरी से और इस इलेक्ट्रोड से प्रयास किया है। नमक का विलयन है, ये है विद्युत संयोजक यौगिक। जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की और स्विच चालू किया तो ये हम देखते हैं कि बल्ब जल उठता है। यदि इसी प्रयोग को हम शक्कर के विलयन से दोहराते हैं जो कि एक सहसंयोजक यौगिक है, तो हम ये देखते हैं कि ये परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलता है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है बल्ब नहीं जलता है। इसको हमने जरा डार्क कलर से देकर ये दर्शाने का प्रयास किया कि जल नहीं रहा है जबकि नमक के विलयन में जल रहा है। इसका कारण यह है बच्चों कि नमक के विलयन में आयंस मौजूद हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, जबकि शक्कर का विलयन एक सहसंयोजक यौगिक होने के कारण आयंस का अभाव होगा। और जब आयंस मौजूद नहीं होंगे तो विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने के लिए उन्हें कोई वाहक नहीं मिल पाएगा। और इसी प्रकार से जो सहसंयोजी पदार्थ होते हैं वे सामान्यतः विद्युत के कुचालक हैं, जबकि जो वैद्युत संयोजी पदार्थ है वो सुचालक होते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं, कुछ अपवाद हैं जैसे ग्रेफाइट का, लेकिन हम सामान्यतः जो गुण प्रदर्शित करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप इस चित्र को स्वयं बनाइए और हो सकता है कि आप कुछ सेल
को तोड़कर उसके अंदर जो खराब हो जाते हैं उसमें से इलेक्ट्रोड रॉड निकालिए और इलेक्ट्रोड लगाकर खुद ये प्रयोग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इस परिपथ को इस तरह से पूर्ण कीजिए जैसा हमने दर्शाया है, आपको अच्छा भी लगेगा और इस प्रयोग के खेल में आप कुछ सीख भी पाएंगे और वो ऐसा सीखेंगे कि फिर आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और हमारा प्रयास सदैव यही रहेगा कि हम इस तरह से अध्ययन करें कि हम उसे कभी भूलें नहीं। अब वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिकों को हमने अलग अलग गुणों में पढ़ लिया। हम बच्चों अंतर स्पष्ट करेंगे इस चार्ट के माध्यम से। ये ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके ज्ञान के लिए भी, कि क्या अंतर है वैद्युत संयोजक यौगिकों में और सहसंयोजक यौगिकों में। हमने जब जब गुणों की बात की सदैव वैद्युत संयोजक यौगिकों के उदाहरण के साथ उन्हें दोहराया। ठीक है, हम देखते हैं अब इन्हें बिंदुवार कि वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों में क्या अंतर है। हमने पहले भी बात की थी कि वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं। सामान्यतः वे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। चलिए पुनः एक बार देखते हैं किसे, ये नमक के क्रिस्टल सामान्यतः ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हमने कल देखे थे क्रिस्टलीय ठोस की संरचना। अब हम देखते हैं इनके क्रिस्टलीय ठोस होने का कारण यकीनन बच्चों आपको याद होगा। मैडम आपको बताना चाहेंगी क्रिस्टलीय ठोस होने का कारण इनके बीच में धनायन और ऋणायन के बीच में मजबूत बंध हो जाता है, स्थिर विद्युत आकर्षण का बल मौजूद होता है और इसलिए ये धनायन और ऋणायन बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और जब एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे होते हैं तो एक क्रिस्टलीय ठोस की रचना बनाते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं। और इस प्रकार से हमने कल भी सोडियम क्लोराइड की संरचना को आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया था। हमने अंतर स्पष्ट किया है इसी प्रकार की सामान्यतः सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो यौगिक द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा अंतर कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके निम्न क्वथनांक या गलनांक होते हैं। अधिकतर वाष्पशील भी होते हैं। वाष्पशील यानी जो कि वाष्प में तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं। यदि उन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो स्वयं वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी आप ईथर को यदि हाथ लगाकर देखें तो आपको काफी ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? हमने ये बताया कि कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा वाष्पशील है, उसमें एक ईथर अच्छा उदाहरण है और वाष्पशील है तो हमें ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? इसका मतलब है कि उसने हमारे शरीर की गर्मी लेकर तुरंत वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के कारण हमें वो ठंडा महसूस हो रहा है। स्पर्श हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ठंडा है। वो इतना ज्यादा वाष्पशील है कि हमारे शरीर की गर्मी को वो तुरंत ग्रहण कर लेता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण भी यही है। जो विद्युत संयोजी यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण यकीनन आपको ध्यान होगा। जो आयन्स रहते हैं विद्युत संयोजी बंध में, आयनों के बीच में बंध स्थापित होता है। ये आयन विपरीत आवेशित होते हैं। विपरीत आवेशित आयन होने के कारण ये आपस में एक दूसरे को प्रबल विद्युत आकर्षण बल रेखाओं से बांधे रखते हैं और जब इनको गर्म किया जाता है तो इनके पिघलने के लिए या वाष्प में परिवर्तित होने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सहसंयोजी बंध में इस प्रकार की विद्युत आकर्षण की बल रेखाएं नहीं होती। इसीलिए वो वाष्पशील भी होते हैं और कम तापक्रम पर द्रव में या वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। एक और अंतर जो अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा बच्चों, जिसमें हमने दर्शाया था बल्ब का जलना और बल्ब का ना जलना। जब हम विद्युत संयोजक यौगिक नमक के विलयन में बल्ब जलते हुए देखते हैं तो उससे यही निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने जल में घुलनशीलता भी उनकी देखी। जल एक ध्रुवीय विलायक है और उसमें संरचना के अनुसार दो ध्रुव पॉजिटिव और नेगेटिव धनावेशित और ऋणावेशित आयन मौजूद होने के कारण हमने उसमें जो NaCl है, नमक का पदार्थ घोला, NaCl घोला और ये देखा कि वह जल में घुल जाता है, जबकि सामान्यतः जो होते हैं सहसंयोजक यौगिक वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं।
कार्बनिक विलायकों में ये वैद्युत संयोजक यौगिक अघुलनशील से मतलब कि नहीं घुल पाएंगे, जबकि सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुल सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने इस अध्याय को बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। बहुत छोटा छोटा भाग लेकर आपको अलग अलग कक्षाओं में वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, संयोजकता और तत्वों के प्रतीक, रासायनिक समीकरण, संकेत और उनको संतुलित करने की विधियों के बारे में चर्चा की। निश्चित रूप से इस अध्याय को आपने भी उतनी ही लगन से पढ़ा होगा जितना हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। इसके लिए हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, देखिए, नोट कीजिए। हमने अभी सहसंयोजक यौगिक से संबंधित प्रश्न आपको अध्ययन के दौरान ही दिए। अब नोट कीजिए कुछ क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क भी। निम्न में विद्युत संयोजकता का बनना दर्शाइए। नंबर 1 KCl, दूसरा लिखिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कॉपर सल्फेट CuSO4, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसमें वैद्युत संयोजक बंध किस प्रकार से बनेगा, कौन परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, कौन परमाणु ग्रहण करेगा, और उसके लिए आपको आधार हमने दे दिया है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, क्लोरीन का 17, कैल्शियम का 20, मैग्नीशियम का 12, कॉपर का 29, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8। इस आधार पर बच्चों आप प्रयास कीजिए। हमने जो कक्षा में आपको पढ़ाने के साथ साथ और भी प्रश्न दिए हैं जिसमें हमने सहसंयोजक बंध किस प्रकार बनेंगे, उन प्रश्नों को भी कीजिए हल, और आगे की जीव विज्ञान की कक्षा के लिए तैयार रहिए। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा, आज के अध्याय में हमने अध्ययन किया कि सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनते हैं, सहसंयोजी बंध के प्रकार क्या क्या हैं, एकल बंध किस प्रकार बनते हैं, द्विबंध किस प्रकार बनते हैं, और त्रिबंधों का बनना भी हमने उसके साथ ही साथ जाना। हमने साथ ही ये भी अध्ययन किया कि विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं, इनके गुणों में अंतर कौन कौन से होते हैं, और साथ ही आपको कुछ उदाहरण भी दिए गए, कुछ होमवर्क भी दिया गया। आप अवश्य रूप से इस होमवर्क को करेंगे, और यदि इसको करने में आपको कुछ कठिनाई का अनुभव होता है तो आवश्यक रूप से आप हमें प्रशासन अकादमी के पते पर पत्र लिखें, या हमसे फ़ोन के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, पता आपको मालूम ही है। अगली कक्षा जो है हमारी, जो विज्ञान की कक्षा अगली होगी, उसमें हम मानव शरीर की अद्वितीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।